यूग्लिनॉइड्स आपके मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अगर इनके हैबिटेट की बात किया जाए दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। किस हैबिटेट पे पाए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक। ठीक है। और एक मिनट, सॉरी, हैबिटेट इनका एक्वाटिक है और एक्वाटिक में भी मेजॉरिटी ऑफ देम फाउंड इन फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट समझते हो? जो स्थिर वाटर है, जैसे पॉन्ड का, लेक का, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिख दो, ठीक है, एक्सेट्रा, पॉन्ड, लेक, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक है, वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि स्टैग्नेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चे, मेरे पास इरेज करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट मिनट। तो अगर इनके फॉर्म की बात की जाए तो यूनिसेलुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां पे सेल वॉल absent, सेल वॉल क्या है? absent। इंस्टेड of cell wall, a protein rich layer एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको क्या बोलते हैं? नोन एज हेलिकल। प्रेजेंट सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, पेलिकल, ठीक है। पेलिकल प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये पेलिकल यूग्लिनॉइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स का क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक और चीज बता दूं कि यूग्लिनॉइड्स जो है इनमें फ्लैजिला हो सकता है प्रेजेंट भी हो और हो सकता है अब्सेंट भी हो। अब डिपेंड करता है, अगर हम एग्जांपल यूग्लिना ले रहे हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है। और अगर यूग्लिनॉइड्स में अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, तो माइट बी चांसेस कि फ्लैजिला अब्सेंट भी। इसको कॉपी करो तो मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट चीज बताता हूं। हो गया सर। हो गया सर। ओके। तो यहां पे लिख देते हैं फ्लैजिला
मे बी प्रेजेंट, या इस तरह से लिखो, अभी ये मत लिखो, पेलिकल लिख रहे थे, ठीक है। तो पेलिकल के साथ में ये मैं एक बोल देता हूं कि दे आर मोटाइल, यूग्लिनोइड्स आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, ये मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो मोटेलिटी है, मोटेलिटी मे बी ड्यू टू फ्लैजिला, ये फ्लैजिला की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, या इसको रहने एग्जाम्पल रहने दो, फ्लैजिला ही लिखो, और लिखो मे बी ड्यू टू फ्लैजिला, और ड्यू टू, बताओ क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा, लिख सकने की बात नहीं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ, ड्यू टू पेलिकल। ये पेलिकल भी किस चीज पे हेल्प करती है, मोर्टालिटी की, मोर्टेलिटी में हेल्प करती है। मतलब कि अगर किसी यूग्लिनोइड के पास में फ्लैजिला अब्सेंट भी है, तब भी आप ये नहीं कह सकते हो कि वो क्या है, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल। यू कैंट से दैट द यूग्लिनोइड्स इज नॉन मोटाइल, ठीक है, स्टिल इट डजंट हैव फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला नहीं है, तब भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। अब in case of यूग्लिना, जो कि वेल नोन एग्जाम्पल है यूग्लिनोइड का, ठीक है, इन केस ऑफ यूग्लिना मोटेलिटी इज प्रोवाइडेड बोथ बाय फ्लैजिला एंड, क्या लिख दूं, पेलिकल एंड पेलिकल, ठीक है। तो यूग्लिना के केस में जो मोटेलिटी है वो पेलिकल और फ्लैजिला दोनों प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक और तो पॉइंट सर अब पेलिकल कैसे हेल्प करता है? बच्चे, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब जब तक तुमने ऑर्गेनिजम्स देखा नहीं है तब तक मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई इस तरह से ऑर्गेनिजम्स देखना, या मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। इस तरह से कुछ आपका यूग्लिना होता है। इस यूग्लिना के चारों तरफ अगर, वैसे बच्चे मैं आजकल देख रहा हूँ तुम लोग फालतू के क्वेश्चन बहुत पूछते हो जिनका कोई लॉजिक नहीं है। कोई आपसे ये पूछने ही नहीं आएगा एटलीस्ट कि हाउ पेलिकल हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द, ध्यान रखना ये बिल्कुल आपके नीट के रिस्पेक्ट में बहुत वाहियात क्वेश्चन है जो तुमने मुझसे पूछा है इस समय। तो this is pelical and this provide flexibility. अगर ये रिजिड होता तो रिजिड होने से बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल था? नहीं सर, नहीं पॉसिबल था, ठीक है। और सेल वॉल चूंकि रिजिड होती है, चाहे वो प्लांट्स के केस में हो, और अगर आप अदर ऑर्गेनिजम्स में जाओगे जैसे क्राइसोफाइट्स में देखा था, या आपने उसमें देखा था जो है अदर, उसमें क्या कहते हैं सेलुलोजिक प्लेट जहां पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो वहां पे तो
बहुत ही रिजिड है, वहां तो बहुत ही रिजिड है, ठीक है। तो रिजिड होगी तो यस। इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है तो ये चल नहीं सकता है, ठीक है। ये एक जगह फ्लोट करता रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर उसके ओके पास सर। एक्सेसरी कोई चीज है लाइक फ्लैजिला है तब तो वो मूव करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी को मूव करने के लिए जरूरत है कि इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट हो, और वो मूवमेंट चूंकि यहाँ पे सलवाल प्रेजेंट है नहीं है, प्रेजेंट क्या है, पेलिकल, और पेलिकल क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी बॉडी जब मूव करेगी पानी पे तो ये अपने आप चलेगा, थोड़ा बहुत मूव करेगा, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर का ओके जो सर। मूवमेंट है बेसिकली उसकी वजह से इसको मोर्टेलिटी मिल जाती है। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग फ्लैजिला और दूसरा शॉर्ट फ्लैजिला। किसके केस में, इन केस ऑफ यूग्लिना, ठीक है। तो याद रखना इन यूग्लिना टू फ्लैजिला प्रेजेंट, ठीक है। एक लॉन्ग एंड दूसरा शॉर्ट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं आपको जानने की। और सर दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होता है? हाँ, एक साथ ही प्रेजेंट होता है। एक साथ, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, ओके। तो इसके लिख लो, इसके आगे फिर मैं और कुछ बताता हूँ यूग्लिना में। आपके पास अगर एनसीईआरटी हो तो बताओ, एनसीईआरटी अगर ओपन कर रखे हो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एनसीईआरटी में जो पिक्चर है इसका, किसका, यूग्लिना का, ठीक है। उस पिक्चर को देखो आप। यस सर। यस सर। वहां पे देखो आपको एक तो बड़ा सा फ्लैजिला नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर और ज्यादा रेजोल्यूशन वाली पिक्चर देखोगे तो वहां पे इसमें कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि आपको इससे नहीं पूछेगा। ये जो है ये बेसल बॉडी है पूरी, ठीक है। ये बेसल बॉडी है जहां से कि ये राइज होते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसका, यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इस जगह पे एक स्टिग्मा प्रेजेंट होगी। यहाँ पे देखो पिक्चर में कोई लेबलिंग नहीं, आपके पिक्चर में कोई लेबलिंग नहीं है। एक आध बार क्वेश्चन शायद टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे स्टिग्मा इसका प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है इसका। अच्छा, कई सारे जगह पे पिक्चर सिर्फ यहीं तक बनाई गई है, तो आप चाहो चूंकि आपके एनसीईआरटी में भी बस यहीं तक बनाया हुआ है, ठीक है। पिक्चर इतना मैंने जितना तरह से बना दिया था वो नहीं है, इतना ही है, तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एबीसीडी करेगा, ये तो न्यूक्लियस है, पिक्चर आपका एनसीईआरटी वाला ही शो करेगा, और आपसे एबीसीडी कर देगा। एबीसीडी पूछेगा कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो फ्लैजिला तो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये भाई लॉन्ग फ्लैजिला है, ये आपका शॉर्ट फ्लैजिला है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी पहचान में आ जाता है, ये आपका पेलिकल है, पेलिकल भी पहचान में आ जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये अप्रोक्सीमेटली जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है उसके पास में एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर उसमें बना है, वो स्टिग्मा है, ठीक है। वो स्टिग्मा एक टाइप का सेंसिटिव ऑर्गन है ये, ठीक है। सेंसिटिव ऑर्गन है। तो आप ध्यान में देखो, इसमें दिखाई दे रहा है आपको अपनी बुक में वो ऑर्गन, कुछ ब्लू सा अपीयरेंस है उसमें, यस हाँ सर। सर। हाँ ठीक है। तो सर। उसको उसी वहीं पे चाहे अपनी कॉपी पे मेंशन कर लो, चाहे अपनी किताब पे ही मेंशन कर लो कि दिस इज द स्टिग्मा।
ठीक है। अब हाँ सर। ये जो लॉन्ग फ्लैजिला है दिस इज फंक्शनल और जो शॉर्ट फ्लैजिला है दिस इज नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल। या ये भी बोल सकते हो कि साइंटिस्ट ने इनका फंक्शन नहीं अभी तक फाइंड आउट किया है इसलिए बोल दिया कि नॉन फंक्शनल। ठीक है। इरेज कर दो बच्चे पिक्चर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना, ये यूग्लिनोइड्स, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दो ही भी होता तो उसमें मेसोट्रॉपिक कैसा है? सनलाइट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ दोनों तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है। सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ऑटोट्रॉफ और सनलाइट एब्सेंट तो हेटेरोट्रॉफ। ठीक है। अगर ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, अगर ये ऑटोट्रॉफ है, दैट मींस कि दे मस्ट हैव सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें सिमिलर टू हायर प्लांट्स, किसके किसके सिमिलर प्रेजेंट होंगे? सिमिलर टू हायर प्लांट्स। हायर ठीक है। प्लांट्स। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए और प्लस बी। बी। तो ध्यान में रखना, आपसे हो सकता है ये ना पूछे कि कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि किसके सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक है। तो दे हैव पिगमेंट सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। ओके। हाँ सर। ठीक है। बाकी तो मैंने शायद आपको सब कुछ बता दिया है इसमें। ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स आपके प्रोटिस्टा में दूसरे कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स हैं, डिकम्पोजर। ठीक है। डिकम्पोजर हेटेरोट्रॉप्स। स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड्स इनको भी पहले कहां पे रखा गया था? फंजाई में। फिर देखा गया कि ये तो यूनिसेलुलर है, नो डाउट दे आर यूकैरियोट्स बट दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है। तो इस वजह से इनको उठा के कहां पे रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि दीज आर द कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से प्रोटिस्टेंट्स ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर डिकम्पोजर है, मतलब वो कंज्यूमर है, हेटेरोट्रॉप्स हैं एंड दे आर डिकम्पोजर, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो आप बोलोगे कि दे आर स्लाइम मोल्ड। ठीक है। यस सर। आगे यहीं पे पहले लिख दो कि दे आर सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं। ठीक है। हैबिटाट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये डिकम्पोजर है तो दे आर फाउंड इन डेड
and decaying organic matter. Decaying organic matter, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये बेसिकली ग्रो करते हैं। तो डिकेइंग फेलिंग क्या लिखा? DECAY, DECAYING, डिकेइंग, डीके से बना डिकेइंग। डेड मतलब मरा हुआ और डिकेइंग मतलब जो सड़ गल रहा होगा, सड़ रहा होगा, ठीक है। चूंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डेड एंड डिकेइंग में कोई भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हो, लाइक एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, जहां पे भी इस तरह की चीजें मिलेंगी वो वहां पे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो जब ये मूव करते हैं तो एक स्लाइम लेयर छोड़ते हैं पीछे, ठीक है, क्योंकि स्लाइमी मास होते हैं, ठीक है। तो वो स्लाइमी लेयर्स दिखती है कि यहाँ से ये ऑर्गेनिजम्स मूव कर गए, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आप ओपन करोगे और एनसीईआरटी में स्लाइम मोल्ड्स में फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, तो पहला तो है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकेंड है द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग twigs एंड लीव्स engulfing organic material, ठीक है। तो इनका जो बॉडी है, बॉडी moves along slimy एक मिनट बच्चा, इसको स्लाइमी along decaying twigs and leaves, ट्विग्स समझते हो? हाँ, पेड़ का होता है? टहनी। हाँ, टहनी बेसिकली जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, वो जो जमीन पे गिर जाती हैं और उनमें डिग्रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डीके करने लगती हैं वो, तो उनको ट्विग्स वो बोलते हैं। और जो लीव्स होती हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो ट्विग्स एंड लीव्स हैं उनको जो है क्या कहते हैं, डीके करते हुए, चूंकि ये उस पर एक्ट करते हैं तो डिकेइंग के प्रोसेस इनके थ्रू ही होती है, यही बेसिकली उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स की जो बॉडी है वो मूव्स करती है, बॉडी में अकेले एक स्लाइम मोल्ड्स नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुप्स में चलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे, तो उसकी वेजिटेटिव बॉडी जो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स है उसकी बात कर रहा है। कि जो बॉडी है, ठीक है, वो मूव करती है along decaying twigs and leaves engulfing organic matter, ठीक है, engulfing ऑर्गेनिक मैटर, जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनगल्फ करते हुए उसको खाते हुए, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब एक और पॉइंट दिखाते हैं। The organisms develop a slimy mass during their vegetative growth। जब इनका वेजिटेटिव, इनका जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, तो ये साथ साथ एक स्लाइमी मास प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज slime mold. slime molds. ठीक है, यहां जहां स्लाइम मोल्ड्स लिखा हुआ है यहां पे लिख दो दे आर नोन एज, इनका एक कॉमन नेम है क्या, फॉल्स स्पंजी। मैंने पहले ही जब स्लाइम मोल्ड्स स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि ये पहले फंजाई में रखे हुए थे, क्योंकि फंजाई में रखने की वजह क्या है कि एक तो ये डिकम्पोजर है, ठीक है, दूसरा ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हैं, मतलब सैप्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको फंजाई में रखा गया था, पर बाद में देखा गया कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो इनको उठा के बाहर कर दिया गया, ठीक है। इनको कहाँ पे रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया, इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया स्लाइम मोल्ड्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर स्लाइमी मास का मतलब क्या है? अभी भी तो बताया बच्चे, स्लाइम मटेरियल जैसे जैसे सपोज कर लो एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये अपने बाहर की तरफ एक चिकना सब्सटेंस क्या करती है, सिक्रीट करती है, ठीक है, अपने आप को मॉइस्ट बनाए रखने के लिए। इसके लिए अपने आप को मॉइस्ट, अगर मॉइस्चर इसका खत्म हो जाएगा तो ये डेड कर जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाहर जो इसका सवाल है उसकी मॉइस्चर अगर खत्म हो गई तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा बहुत देर के लिए, ठीक है। तो इसलिए अपने चारों तरफ मटेरियल सिक्रीट करते हैं जो इसको मॉइस्ट रखते हैं, स्लाइमी मास प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, और इसी वजह से इनको बोलने लगे स्लाइम मोल्ड्स। अच्छा, इस स्लाइमी मास में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, और वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसी को क्या कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे, इनगल्फ कर आ जाएगा, इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की तरह होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है फंजाई की तरह होती हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि दे आर कनेक्टिंग, या बोल सकते हो कि दे एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड फंजाई। एनिमल्स और फंजाई के कुछ सिमिलरिटीज की एनिमल्स के साथ में है और कुछ सिमिलरिटीज की फंजाई के साथ में है, तो इनको आप बोल सकते हो कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड फंजाई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स से मैच करती है, कौन सी फंजाई के साथ मैच करती है, तो एनिमल्स के साथ मैच करने वाली कैरेक्टरिस्टिक लिखना नहीं है, जस्ट बता रहा हूं आपसे कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि फंजाई में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ये एक एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सेल वॉल कहाँ पे एब्सेंट होती है, एनिमल्स में, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू अमीबा होता है, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पर ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली स्पोरेंजिया बनाते हैं, मतलब कि जो है क्या कहते हैं, जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो किसके थ्रू होता है, स्पोरेंजिया के थ्रू, या ये बोल सकते हो कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं,
स्पोरेंजिया, बाद में वो स्पोरेंजिया डिस्पर्स कर जाता है और उससे छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर्स फिर से क्या बना लेते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं बस आपको कंपेयर करा रहा हूं कि बेसिकली जो एनिमल्स एंड फंजाई के बीच में जो लिंक है वो किस तरह से एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, इनमें जो है क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थोड़ा सा वेरिएशन है, समटाइम्स दे बिहेव लाइक होलोजोइक, ठीक है, और समटाइम्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्बिटिव और डिकम्पोजर इन कैटेगरी। ठीक है, तो ये कुछ एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये आपको स्लाइम मोल्ड्स दो टाइप के दिखेंगे। एक है असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, आप कैटेगराइज कर सकते हो स्लाइम मोल्ड्स को ए सेलुलर एंड सेलुलर कैटेगरी में। इसके बेस पे आप कैरेक्टराइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के बेस पे आप स्लाइम मोल्ड्स को एसेलुलर एंड सेलुलर कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा रहे हो, एनसीईआरटी में अगर देखो, साथ साथ में रखो, एनसीईआरटी जरूरी है, साथ साथ में आपका पढ़ता जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स में बोला है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट and form fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores possess two walls. They are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse conditions, the spores are dispersed by air currents. ठीक है, तो यहाँ पे जो जो फंजाई है, फंजाई की तरह फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी एक स्ट्रक्चर बनता है। जब मैं फंजाई पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो एक टाइप का स्पोरेंजिया है। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पोरेंजिया है जिसमें एक स्टॉक लगा हुआ है। ठीक है, जो कि बेसिकली सॉइल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, स्टॉक के साथ में, उसी को फ्रूटिंग बॉडीज बोल देते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या भरा हुआ होता है, स्पोर भरा हुआ। तो फ्रूटिंग बॉडी बनता कब है, ऑन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनता है, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस से आ जाती हैं तो वो बेसिकली जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स करते हैं और वो नए स्लाइम मोल्ड्स को बर्थ कर देते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है सर, हाँ जी सर मोस्टली वो स्लाइम मोल्ड स्पोर फॉर्मेशन की तरह भी करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, रुको जरा सा। ये जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है, इनको प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सा देखो कि ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को क्या बोलते हैं, Plasmodia. प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो बॉडी है, बॉडी का मतलब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलके ये एक वेजिटेटिव मास क्रिएट करते हैं जिसमें कि वॉल नहीं प्रेजेंट होती। वॉल का मतलब है सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, वॉललेस होते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब मैं यहाँ पे अगर एक पिक्चर बना दूं इस तरह से,
ठीक है, तो यहाँ पे खूब ढेर सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, वॉललेस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आप इस तरह से बोल सकते हो कुछ, या मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बोल सकते हो, या मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दीज आर वॉललेस, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स या प्लाज्मोडियल जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, they form the vegetative body grow and develop a wall-less multinucleated mass of protoplasm. And ये जो wall-less multinucleated mass of protoplasm है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब एक चीज पहले ही मैं बता देता हूं कि कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, ठीक है, जो कि पैथोजेनिक है ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स में। ठीक है, तो उस प्लाज्मोडियम से इस प्लाज्मोडियम के बारे में कंफ्यूज मत होना। ये स्लाइम मोल्ड्स है जहां पे बहुत ढेर सारे वॉललेस साइटोप्लाज्म इकट्ठा, वॉललेस प्रोटोप्लाज्म जो है इकट्ठा हो जाते हैं, या बोलो वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास इकट्ठा हो जाता है। मतलब कि ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो तुम्हें पिक्चर में दिख रहा है, ये पिक्चर में जो दिख रहा है तुम्हें, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या है, ये इनकी कई सारे, बहुत ढेर सारे जो है कॉलोनी जैसे। हाँ, लाइक कॉलोनी। ठीक है, एग्जैक्टली कॉलोनी नहीं बोल सकते तुम। तो ध्यान में रखना कि ये बॉडी है जिसको तुम बार बार बोल रहे हो बॉडी। ठीक है, मैंने बॉडी दिखाया वहां पे स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव बॉडी है, बेसिकली वेजिटेटिव बॉडी ऑफ large number of acellular slime molds। ठीक है, वेजिटेटिव बॉडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। और वो कैसी दिखती है, वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिखती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी अपने उसमें भी लाइन लिखती है कि स्लाइम मोल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, छोटे छोटे ये प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशन में इनको जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये छोटे 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 अमीबी में, मतलब अमीबी का मतलब क्या है कि थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मास और उसमें एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बन गई क्या, अमीबी। अब अमीबी ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, मल्टी न्यूक्लिएटेड वैसे ही प्लाज्मोडियम क्रिएट कर देगी, वैसे ही मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम क्रिएट कर देगी। ठीक है, और इसमें क्या एब्सेंट है बच्चे, इसमें सेल वॉल नहीं, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। तो ध्यान में, मतलब बात समझ में आ रही है ना पूरी तरह से आपको? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर, इनको एसेलुलर क्यों बोलते हैं? एसेलुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोटिस्टेंट्स हैं उनको जनरली एसेलुलर बोला जाता है। जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको एसेलुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी जो सेल है, एक सेल, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है अपने। ठीक है, उनके एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए उसको एसेलुलर बोल देते हैं। हाँ, ये जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड कैटेगरी है, इसमें जरूर पूछने वाला क्वेश्चन था ये कि इसको सेलुलर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी आप एसेलुलर चल रहे हैं। ठीक है, अमीबा को एसेलुलर बोलते हैं, ये सुना है कि नहीं तुमने? हाँ सर। क्यों हाँ बोलते सर। हैं? तो उसका रीजन है कि वो एक सिंगल सेल है, वो अपने ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जबकि हमारी बॉडी, अपनी बॉडी को देखोगे तो तुम्हारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है कि नहीं?
हाँ जबकि सिंगल सेल्ड Yes, sir. ऑर्गेनिजम्स में एक जो मतलब उसके डिफरेंट फंक्शन जो भी फंक्शन है उसके वो सारे के सारे एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। इसलिए साइंटिस्ट ने बोला कि इसको सेल बोलना थोड़ा सा इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं ठीक नहीं लगता है, इस वजह से इनको क्या बोला गया कि दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेलुलर को आगे देखते हैं। अभी ए सेलुलर पढ़ रहे हैं तो हमें सेलुलर पे कंसंट्रेट करें। मैं इरेज कर दूं उसको? हाँ मुझे बोलो। सर वो स्लाइम मोल्ड का कॉलोनी से प्लाज्मोडियम से एमीबा कहाँ से आप बोला, वो सर काट गया था मेरे, एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लाज्मोडियम को आप प्रोटोजोन्स जो प्लाज्मोडियम है उससे कंफ्यूज मत करना, वो एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो। ठीक है, जो कि पैथोजन है, मतलब जो डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। जबकि जो ये वाला है जो स्लाइम मोल्ड्स वाला प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे ढेर सारे आपके जो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं वो एक वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड मास बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। वो जो मल्टीन्यूक्लिएटेड मास है प्रोटोप्लाज्म का, उसी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंडर, इसी पे लिखना, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन। सर आपका कैमरा धुंधला है। धुंधला हो रहा है? एक मिनट में रिज्वाइन करता हूँ। वैसे टाइम कितना बचा है बच्चा? नहीं सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ सर, वो फोकस का सर प्रॉब्लम कैमरा हो रहा था। फोकस के प्रॉब्लम। हाँ बच्चे, उसको सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं सामने से हटता हूँ तो कैमरा अपने आप को फिर से एडजस्ट करने लगता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन या अंडर सुटेबल कंडीशन ये जो प्लाज्मोडियम है कब बनता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम टेक्निकली बात को सोचना कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कब करता है? जब फेवरेबल कंडीशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हो क्या रहा है, एक छोटी सी अमीबी बनी थी, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इस अमीबी में डिवीजन हुआ, यहाँ पे 2 मल्टीन्यूक्लिएट हुए, थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्मिक मास बढ़ गया, फिर 2 से 4 बन गई, फिर 4 से 8 बन गई, इस तरह से मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती चली गई। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? हाँ दिस इज सर। द मोड हाँ ऑफ सर। हाँ सर। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, एनसीईआरटी में इसीलिए लिखा हुआ है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बनाती है। ठीक है, तो यहीं पे बोल दो कि अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स, ये वाले जो हैं, या इस तरह से लिख दो, अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम प्रोटोप्लाज्मिक मास फॉर्म। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन कैसी होती है? अनफेवरेबल। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है, जो आपने इस तरह से पिक्चर बना रखा है, ठीक है, ये अंडर को फ्रूटिफिकेशन, या ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हो फॉर्म,
प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडीज क्या है? बेसिकली दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये स्टार्क हो गया। इसका जो टिप है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और उन सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारे क्या भरे हुए हैं? स्पोर्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टार्क है, एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज। इसके अंदर ये जो है ये क्या है? स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स ऑन augmentation of favorable condition develop in acellular slime mold. Acellular slime molds. ये बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी एक टाइप का क्या है बच्चे? स्पोरेंजियम लिख रहा हूं क्योंकि जब भी सिंगल को लिखना होता है तो, और इसको फ्रूटिंग बॉडी लिखो। फ्रूटिंग बॉडी इसमें एक दिखा रहा हूं तो फ्रूटिंग बॉडी होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी बेसिकली एक है तो उसको स्पोरेंजियम बोल सकते हो। अगर मैं फ्रूटिंग बॉडीज लिखता हूं तो स्पोरेंजिया हो जाएगा, ढेर सारी। ठीक है, यस सर। एक और चीज देखना जरा सा कि इनके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है। तो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं? अप्लाइड टाइम होंगे कितना सर। हो गया? 2:23। ओके, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है ना। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था, हाँ, मेरी सर। क्लास है 3 बजे से। तो एक्चुअली आज हमने थोड़ा इंटरचेंज हुई है क्लास, तो इस वजह से ओके, वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट। सर हाँ बच्चे बोलो। सर वो आपने क्या लिखा वो समझ नहीं आ रहा। ऑन स्पोर्स के नीचे ऑन ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब ऑन कमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फेवरेबल या ऑन कमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स डेवलप इन असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स से बेसिकली क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। तो जो फ्रूटिंग बॉडीज है, एनसीईआरटी लिखती है कि फ्रूटिंग बॉडीज बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप। तो ये टिप वाला पार्ट, ठीक है, और ये स्टॉक। एंड फिर इसके बाद एनसीईआरटी एक और चीज लिखती है, ये इरेज कर दो तो बताओ, इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं, यहां से ये जो स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दे पजेस क्या लिखा हुआ है? True cell. ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल। पोर्स के अंदर तो ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, बट
जो उसका वेजिटेटिव बॉडी है वहां पे ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड दीज स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, चाहे वो हाई एंड लो पीएच हो, ठीक है, वेरी हाई एंड वेरी लो पीएच, उन सब के लिए ये जो स्पोर है वो बड़ा रेजिस्टेंट है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जैसे ही ये कंडीशन जैसे ही हटेंगी, वो दोबारा से अपने आप को वेजिटेटिव बॉडी में डेवलप कर लेगा। ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, एंड इनका जो डिस्पर्सल है वो किसके थ्रू होगा? एयर करंट के थ्रू। ठीक है, तो लिख दो दे डिस्पर्स्ड थ्रू एयर करंट। तो ये एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जितनी चीजें थी मुझे लिखा दिया। आपके एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल्स सारा एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का था, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का डिटेल्स कम ही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, ज्यादातर डिटेल्स आपके एनसीईआरटी में एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के रिस्पेक्ट में था। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं लास्ट में, इस फ्रूटिंग बॉडीज एंड इससे रिलेटेड, स्पोर्स से रिलेटेड, ये कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इनको याद करते रहना। चलो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स देखते हैं। इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। ज्यादा इसका डिटेल्स कोई दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी बता देता हूं कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या है। एक्चुअली दीज आर आल्सो वॉललेस, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वॉललेस अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर एंड दे डू नॉट फ्यूज with other cellular slime molds। एक स्लाइम मोल्ड्स दूसरे स्लाइम मोल्ड्स के साथ में फ्यूज नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन, इंडिविजुअल टाइप। क्या बच्चे? इंडिविजुअल टाइप। हाँ, इंडिविजुअल, इस तरह से, इस तरह से। पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि ये आपस में फ्यूज कर गए थे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो गई थी। बट सेलुलर स्लाइम मोल्ड के केस में ये छोटे छोटे अमीबा की तरह जो है बिहेव करते हैं और इनमें फ्यूजन नहीं होता है, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं कि दे आर सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये वॉललेस अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है, दे डोंट फ्यूज विद अदर सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। या इस तरह से लिख दो, दे डोंट फ्यूज विद ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर ज्यादा बेटर है। ओके, इनका जो न्यूक्लियस है ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। साथ में एक और चीज देखना कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इनको अमीबा तो नहीं बोलते,
इनको बोलते हैं मिक्स अमीबी। क्या बोलते हैं? मिक्स अमीबी या स्यूडो प्लाज्मोडियम। मिक्स अमीबी और स्यूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें Yes, थी मैंने sir. इसमें बता दी है आपको। जितना मुझे यहाँ पे बताना था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्योंकि टाइम हो चुका है तो सर इसको क्यों सेलुलर बोलते हैं वो एक बार बता दीजिए। बच्चे बताया तो, कहाँ रहते हो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ? तो मैंने बोला कि ये जो है क्या कहते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, जैसे कि आपके पहले केस में देखा। तो यहाँ पे इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन। अब इसको अगर तुम ओवरऑल देखने जाओगे, जैसे कि जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं या सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं जिनको असेलुलर बोला गया है, उनको असेलुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि उनमें जो है क्या कहते हैं, एक सेल सारे फंक्शन, अपने जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, इसलिए उनको असेलुलर बोला गया। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुमको जस्ट ए सेलुलर को सेलुलर के साथ में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वहां पे प्रोटोप्लाज्मिक मास बन गया था पूरा मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉललेस प्रोटोप्लाज्मिक मास। और यहाँ पे क्या है, ये इनकी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन्ड है, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन्ड है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। नहीं समझ में आया? पर इसमें भी तो सर एक सेल हर एक फंक्शन परफॉर्म करता है ना। हाँ करता है, बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि इस सेलुलर को सेलुलर के साथ किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, और क्या क्राइटेरिया है इसको डिफरेंशिएट करने का आपके पास में। मैंने पहले ही बताया था कि ए सेलुलर एंड सेलुलर को जो डिफरेंशिएट किया गया है उनको अलग अलग कैटेगराइज्ड किया गया है। दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ओके, एक में पूरा प्रोटोप्लाज्मिक मास है और उसको उससे दूसरे से अलग करना है। ठीक है, वहां पे जो इंडिविजुअलिटी सेल है, सेल की जो इंडिविजुअलिटी है वो फ्यूज कर गई है दूसरे के साथ में। ठीक है, तो ए सेलुलर टर्म्स को मैंने पहले आपको बोला था कि जो ए सेलुलर है वो क्यों है, ए सेलुलर क्यों बोला जाता है, अदर पूरे के पूरे प्रोटिस्टेंस को ए सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बोला कि इनको सेलुलर क्यों बोला जा रहा है। कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे दो डिफरेंट टाइप के जो बेसिकली जो है स्ट्रक्चर्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे घर पे बैठ के रिवीजन करना, उसको समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से पूछना मुझे। सर मुझे बोलो। सर हम तो न्यू स्टूडेंट है इसलिए हमको पता नहीं आप पहले का सिलेबस में क्या क्या करवाए थे, एक बार आप बता दीजिएगा। बच्चे मैंने पूरा सेल यूनिट करवा दिया है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ सर। सेल यूनिट में मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लस कर दिया है। एंड फंक्शन, दूसरा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल या सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये मैंने फिनिश कर दिया है। एंड तीसरा मैंने बायोमॉलिक्यूल्स फिनिश कर दिया। तो ये पहली यूनिट जो करियर पॉइंट के सिलेबस में है, जो हम पहली यूनिट पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं यूनिट 1। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। और दूसरा जो यूनिट 2 हम पढ़ा रहे हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से एक चैप्टर मैंने लिविंग वर्ल्ड खत्म कर दिया। लिविंग वर्ल्ड ये खत्म है, और दूसरा चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चल रहा है। इसी के अंदर ये सारे के सारे मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं वो सारे फिनिश। हेलो बच्चे, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। हाँ सर, स्क्रीन चला गया था। हाँ, वो इस वजह से क्योंकि मैं देखने लगा था स्टूडेंट्स कौन पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये फिनिश है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है जिसमें कि हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हैं।
ठीक है, तो इतना मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है। बेटर है आप किसी से, कोई बच्चा अगर अच्छा लिख रहा है तो उससे नोट्स ले लो इनके, ठीक है, या आप अगर उनसे जो है मैनेजमेंट से भी बोलोगे तो उनके पास भी नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एंड उनको एक बार रिवाइज करो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, ओके बच्चा, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू सर।